नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मिशन 2022 के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन भी शुरू हो चुका है। मिशन यूपी के लिए बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकालने जा रही है। आज से बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकालेगी। रथ यात्राओं से जनता के बीच जाएगी भारतीय जनता पार्टी और जन विश्वास यात्रा से सत्ता की वापसी भी होने जा रही है बीजेपी की, ऐसा बीजेपी मान के चल रही है। 6 अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी इस यात्रा को निकालेगी। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 2 मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा शामिल होंगे। पूरे प्रदेश में बीजेपी आज 6 जगहों से जनविश्वास यात्राओं का आगाज करेगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा और गोरखपुर दौरे पर है। वो मथुरा में बीजेपी जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं अंबेडकर नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने कहा कि यात्रा के जरिए जन जन तक पहुंचने का लक्ष्य है। ये यात्रा गोरख क्षेत्र के 10 जिलों, 13 लोकसभा और 62 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। 13 लोकसभा, 10 जिलों और 62 विधानसभाओं से होकर ये जन यात्रा गुजरेगी। बढ़ते आगे और बात करेंगे आयकर विभाग की, जिसकी टीम ने शनिवार तड़के लखनऊ, मैनपुरी, आगरा में एक विशेष राजनीतिक दल के फाइनेंसर के आवासों पर छापेमारी की, जिसमें मैनपुरी के मनोज यादव, लखनऊ में जैनेन्द्र यादव समेत करीब 1 दर्जन लोगों के घरों की छानबीन के बाद पूछताछ जारी है। वहीं अब इस आईटी विभाग की कार्रवाई के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज दोपहर 12:30 बजे के करीब आयकर विभाग के छापों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश यादव इसके पहले रायबरेली में भी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। मैनपुरी के मनोज यादव के यहां आईटी का छापा पड़ा है। अखिलेश यादव के करीबियों पर आईटी की रेड पड़ी है और कहीं ना कहीं इसे अब सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि एक दल विशेष को सरकार टारगेट कर रही है और इसी की वजह से ये जो रेड्स है वो कंडक्ट की जा रही है। अखिलेश यादव के काफी करीबी बताए जा रहे हैं जिनके घर पे आईटी की दबिश पड़ी है और कार्रवाई आपको बता दें लखनऊ में सुबह तड़के हुई है और अब कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी गरमा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मैनपुरी की बात करें तो यहां मनोज यादव के यहां आईटी ने रेड मारी। अखिलेश यादव के करीबियों पर आईटी का छापा पड़ा है। लखनऊ समेत कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। लखनऊ समेत कई जिलों में अखिलेश यादव छापेमारी को लेकर बयान भी दे चुके हैं और आज आपको बता दें 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पर तमाम आरोप अखिलेश यादव लगाएंगे और कहीं ना कहीं पूरी इस छापेमारी को लेकर के अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी अखिलेश यादव रखने जा रहे हैं। मैनपुरी की बात करें तो मनोज यादव के यहां आईटी की रेड पड़ी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3 जिलों के तूफानी दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का तूफानी दौरा करेंगे। गोरखपुर से जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। जौनपुर, मिर्जापुर में मुख्यमंत्री के साथ नितिन गडकरी रहेंगे। जौनपुर, मिर्जापुर को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री। वाराणसी में पीएम के दौरे की तैयारी भी देखेंगे और शाम को वाराणसी से लखनऊ लौटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जौनपुर, मिर्जापुर का दौरा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। वहीं वाराणसी में जिस तरह से आगामी समय में पीएम का दौरा होना है, इसे लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची है, क्या कुछ इंतजाम और करने बाकी है, तमाम तैयारियों का भी मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों से ब्यौरा लेते हुए नजर आएंगे। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारी, इसे जानने के लिए चलिए रुक कर लेते हैं वाराणसी का। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, काफी मायनों में मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो तूफानी कहा जा रहा है। तूफानी इसलिए भी है कि धुआंधार दौरा रहेगा और कहीं ना कहीं 2022 की जो तैयारी वो सीधे इस दौरे से जोड़कर देखी जा रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कब तक यहां पहुंचेंगे और क्या कुछ खास आज उनके इस दौरे में रहने वाला है। वो मुख्यमंत्री 145 करोड़ के 4 लेन का लोकार्पण करने के बाद वहां से दोनों लोग वाराणसी के लिए रवाना होंगे, जहां लगभग 2:15 पे पहुंचेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित दौरा है 23 तारीख को, उसको लेके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद जहां पे प्रधानमंत्री की सभा होनी है वहां पे स्थलीय निरीक्षण करेंगे और वहां की वास्तविक स्थिति को जानेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री का ये बड़ा कार्यक्रम वाराणसी में इस बार होने जा रहा है। जनसभा होगी और उसके बाद 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उन चीजों को बारीकियों से परखने के लिए आ रहे हैं स्वतः और उसको देखेंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे और प्रस्तावित कार्यक्रमों की समीक्षा कर उसके बाद यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अमित, वहीं
धर्मेंद्र, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के दौरे की, 23 दिसंबर को उनका दौरा प्रस्तावित है, कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र भी पीएम का ये है। ऐसे में इस दौरे को लेकर कहां तक की तैयारी मुकम्मल हुई है और इस बार प्रधानमंत्री के दौरे में क्या ऐसी कोई बड़ी घोषणा भी वाराणसी के लिए प्रधानमंत्री कर सकते हैं मंच से? देखिए, अभी संभावित जो संभावना जताई जा रही है और जो जिला प्रशासन द्वारा इनपुट आ रहा है अभी तक फिलहाल में, जिला प्रशासन के इनपुट के आधार पर प्रधानमंत्री लगभग 1500 करोड़ की योजनाओं की पुनः फिर काफी वासियों को सौगात और अपने संसदीय क्षेत्र को देने जा रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा प्लान जो वाराणसी के लिए रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ावा देने वाला है, अमूल डेयरी का उद्घाटन करने वाले हैं। चूंकि 500 करोड़ की लागत से 32 एकड़ में वो बना हुआ है, तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जब आते हैं, इसके पहले भी प्रधानमंत्री विगत का 13 तारीख को 12-13 का जो दौरा था, उसमें प्रधानमंत्री ने कई सौगातें दी, जिससे काफी वासी अभिभूत हो गए। कहीं न कहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिया उन्होंने, और बनारस में जितनी योजनाएं चल रही हैं, लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री विगत 2014 से लगातार काशी वासियों को सौगात के रूप में देते आ रहे हैं। यहाँ ही नहीं अमित, पूर्वांचल को भी उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जोड़ के चलते हैं, क्योंकि काशी से पूर्वांचल की जो जुड़ाव है वो खत्म न हो, हर जिले को जोड़ रहे हैं। कहीं न कहीं 4 लेन की बात की जाए, जो डेवलपमेंट है प्रधानमंत्री के जो थीम है उसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री चल रहे हैं। लगातार 12 राज्यों के मुख्यमंत्री को उन्होंने दिखाया कि काफी क्या है। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि देखिए, जो 2022 की जो गणित है वो प्रधानमंत्री का ही चेहरा खास माना जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट मॉडल को ही लेके डबल इंजन की जो सरकार है वो डेवलप कर रही है। तो मुख्यमंत्री का जो फैक्ट होगा इस बार, और प्रधानमंत्री की जो जनसभा होगी पूर्वांचल के 26 जिलों के लिए काफी मायने रखेगी, क्योंकि 156 सीटें हैं। इसमें कहीं प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे कि छोटी सी चूक हमसे हो जाए। और यही वजह है कि एक बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर भी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचते हैं, जनता को सौगात करते हैं, उसे सीधा संवाद करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो मुखपत्र है वो योगी आदित्यनाथ के जरिए भी प्रदर्शित होता है। धर्मेंद्र, आगे भी इस खबर पर हम आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद जौनपुर दौरे के लिए रवाना होने जा रहे हैं। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात करते नजर आए और उनकी समस्याओं को भी सुना, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद जिला अधिकारी और एसएसपी से कहा कि जन सुनवाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को काशी से प्रदेश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम के शुभारंभ करने के साथ ही प्रदेश के 2 लाख लाभार्थियों के मोबाइल पर प्रमाण पत्र के लिए लिंक का मैसेज एक साथ जाएगा। लिंक डाउनलोड करने पर मोबाइल पर जमीन का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू की जा रही है। 33 जिलों में ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी पूरी हो चुकी है। लोगों की आबादी की जमीन की सैटेलाइट फोटोकॉपी लखनऊ मुख्यालय भेजी गई है। वहां सत्यापन के बाद स्थानीय स्तर पर आपत्तियां ली जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को अमूल पॉइंट सहित 2200 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की सौगात देंगे। 23 दिसंबर को जिस तरह से अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, ऐसे में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी से मानकर चल रही है और पीएम की सभा में 1000 लाभार्थी पहुंचेंगे। स्वामित्व योजना की अगर हम बात करें तो जमीन का अधिकार, भूमि का अधिकार देने संबंधित ये पूरी योजना है और कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया से जोड़कर भी इस योजना को देखा जा रहा है, क्योंकि 2 लाख लोगों के मोबाइल पर सीधे तौर पर लिंक पहुंचेगा और इस लिंक के जरिए वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इसमें शामिल होंगे। 2022 के लिए अच्छे उम्मीदवारों पर मंथन कांग्रेस का होगा। इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो कि तमाम मापदंडों को उकेर कर देखती है कि 2022 में यदि पार्टी को चुनावी मैदान पर उतरना है, ऐसे में कौन से प्रत्याशी है जिन पर दाव लगाया जा सके, स्थानीय क्षेत्रों में किसकी पहुंच बहुत ज्यादा मजबूत है, जनता से कौन सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में हो। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद कहीं न कहीं रणनीति स्पष्ट तौर पर जरूर बनेगी कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने चेहरे मैदान में उतारने की बात सामने आएगी तो ऐसे कौन से चेहरे जिस पर कांग्रेस अपना दांव खेल सकती है।
वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में शामिल होंगे। और आपको यह भी बता दें कि प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि आगामी समय में जो चुनाव है उसमें महिलाओं को भी बराबरी से मौका दिया जाएगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये टैगलाइन प्रियंका गांधी पहले ही दे चुकी है और कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि जब सामने उम्मीदवारों के चेहरे धीरे धीरे सामने आएंगे तो इसमें महिलाओं पर भी ज्यादा फोकस रखा जा सकता है। और सीधे हम रुक करेंगे हमारे स्टेट हेड लखनऊ से अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, हम एक तरफ देखते हैं कि भाजपा की तमाम तैयारियां अपनी ओर है। प्रधानमंत्री लगातार क्षेत्र का दौरा करने पहुंचते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, सौगात भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस भी इस बार काफी सक्रिय मुद्रा में नजर आ रही है। सक्रिय इसलिए भी क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रही है, कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की होने जा रही है, किस लिहाज से यह अहम मानी जा सकती है 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से तैयारी की है और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से सक्रिय भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय कही जा सकती है कांग्रेस के लिहाज से। और दूसरी बात यह कि आज जो स्क्रीनिंग बैठक है, स्क्रीनिंग बैठक ये आज जो है वो जो प्रत्याशी है, इससे पहले 2 बार बैठकें और हो चुकी हैं स्क्रीनिंग कमेटी की। ये आमतौर पर ये माना जा रहा है ये लास्ट बैठक होगी और इसमें जो पहले प्रत्याशी जिनके इंटरव्यू हुए, जिनके बायोडाटा छाटे गए, उनके इंटरव्यू करने के बाद आज इसे फाइनल रूप दे दिया जाएगा कि कौन कौन से उनके उम्मीदवार किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। और इसका औपचारिक आज घोषणा इस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक के बाद कर दी जाएगी। 11 बजे मैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में खड़ा हुआ हूँ। 11 बजे यहाँ पे प्रियंका गांधी के आने की संभावना है। यहाँ पे हुड्डा भी आएंगे और क्या बोलते हैं बरात साहब के लिए आने की सूचना बताई जाती है। तो और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, अध्यक्ष कुमार लल्लू भी यहाँ मौजूद रहेंगे और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पे जैसा कि मतलब जैसा संभावना है उनके भी आने की उम्मीद है। तो जिस तरीके से जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी के लोग आज यहाँ पे बैठक करके इसमें स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने पहले बताया स्क्रीनिंग हो चुकी है। केवल लास्ट नामों पर एक बार फिर चर्चा होगी कि इन नामों को आज टिकट के लिए फाइनल किया जा रहा है और उसके बाद फिर कांग्रेस औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस समय कांग्रेस कार्यालय में धीमे धीमे आप जैसे जो सूरज की गर्मी बढ़ रही है लखनऊ में, वैसे वैसे मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखा दे कि अभी यहाँ पे हल्के हल्के लोग आना शुरू हो गए धीमे धीमे। कुछ लोग यहाँ पे ग्राउंड में, कांग्रेस कार्यालय ग्राउंड में बैठे हुए हैं और कुछ गाड़ियां आ गई हैं। और इस तरीके से जैसा कि अभी यहाँ पे उतना अफरा तफरी का माहौल नहीं है कि जितना कि समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों में दिखाई देता है कि जैसे बैठक होने वाली है और 11 बजने में थोड़ी देर बाकी है। तो यहाँ पे नहीं है। पिछले तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक पूरी थीम बनाई गई है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसका नारा प्रियंका गांधी पहले ही दे चुकी है। लेकिन आज जब बैठक होने जा रही है इसमें भी ये थीम का होना क्या स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की तरफ से संकेत है अनिल कि महिलाओं की जो उम्मीदवारी है वही ज्यादा होने वाली है और यही फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद भी सामने आ सकता है? इसको तो आप ये मान के रखिए कि कांग्रेस ने इसको एजेंडा बना लिया क्योंकि महिलाएं जो है आधी दुनिया है और इस आधी दुनिया को कांग्रेस पहले से ही इस बात के पक्षधर रही है कि महिलाओं का आरक्षण पहले कांग्रेस की ही सरकार में 33% हुआ था, अब वो 40% के आरक्षण की बात कर रही है। वो भी ये कह रही है कि महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी, लैपटॉप दिया जाएगा और उनको नौकरी दी जाएगी। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा बल कांग्रेस का इस समय महिलाओं पे है क्योंकि महिलाओं के लिए सारी पार्टियां बात तो करती हैं, लेकिन जब फायदा देने की बात आती है या टिकट देने की बात आती है तो वो महिलाएं जिनके लिए दावे चुनाव एजेंडे में होते हैं, लेकिन जब हकीकत में होते हैं तो ऐसा सही बात आपने कही अनिल, बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये तमाम जो वादे होते हैं, दावे होते हैं, वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष तौर पर जमीनी इन्हें तमाम वादों को अमली जामा पहनाने की बारी आती है तब कितना फोकस पार्टी का रहता है, कोई भी दल विशेष हो, फिलहाल देखने वाली बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया अनिल, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने संभावित प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में 30 संभावित प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने इन्हें विधानसभा प्रभारी का नाम दिया है। इस सूची के साथ ही पार्टी के कुल घोषित संभावित प्रत्याशियों की संख्या 200 हो गई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की। सूची में पिछड़ा वर्ग को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। कुल 30 में से 11 पिछड़ा वर्ग के लोगों को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सूची में 9 ब्राह्मण, 5 अनुसूचित जाति, 1 मुस्लिम, 1 राजपूत और 1 कायस्थ को भी संभावित प्रत्याशी घोषित किया गया है। संजय सिंह ने बताया कि बाकी विधानसभा प्रभारियों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। पार्टी ये चुनाव मजबूती से लड़ेगी। कार्यकर्ता घर घर जाकर केजरीवाल मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, जिस पर जनता का आशीर्वाद पार्टी को लगातार मिल रहा है।
लखीमपुर हिंसा मामले की बात करेंगे, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें, बीते शुक्रवार कोर्ट ने आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शनिवार को आशीष मिश्रा की ओर से जिला जज की अदालत में दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बीते दिनों आशीष मिश्रा समेत मामले में शामिल 13 आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटाकर सोची समझी साजिश के तहत हत्या की धाराओं को कोर्ट के आदेश पर जोड़ा था। जांच अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों की रिमांड नई धाराओं के तहत बनाई थी। कोर्ट की इस सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपी साजिश के तहत हत्या और लाइसेंसी बंदूक का गलत इस्तेमाल समेत कई धाराओं में जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे। वहीं शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामला संज्ञेय अपराध का है, इसमें जमानत योग्य नहीं दिखती है, जिसके बाद कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद आज एक बार फिर आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। फिलहाल देखना होगा कि इसके बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। और अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो आज टिहरी गढ़वाल का दौरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 2 बजे मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मसूरी विधानसभा में एक विशाल जनसभा होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन होगा। वहीं विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मसूरी में आपको बता दें ये सभा रखी गई है। 2 बजे मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। आज टिहरी गढ़वाल का दौरा करने जा रहे हैं सीएम। तो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है और जनसंवाद का तात्पर्य यही होता है कि जनता से सीधे तौर पर संवाद, जितने विकास के कार्य हुए हैं, कहां पर कमी रह गई है, आगामी समय में किस तरह की घोषणाएं हैं जिन्हें अमली जामा पहनाना है, ये तमाम जो ब्यौरा है कहीं न कहीं जनसभा के माध्यम से देने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे आज मुख्यमंत्री धामी। और इस वक्त दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह की जनसभा का संबोधन यहां पर होना है, जाने के लिए सीधे रुक करेंगे मसूरी का। हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी की हम बात करें तो निश्चित तौर पर एक तैयारी के साथ वो हमेशा ही दिखते हैं, लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज जब मसूरी पहुंचेंगे तो क्या कुछ उनके दौरे का पूरा शेड्यूल होगा, कब तक पहुंचेंगे और सभा का समय यहां पर क्या निर्धारित किया गया है? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो आज का मैराथन बैठ के ले रहे हैं जनपद और जिसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं अधिकारियों की वो भी दिखती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो टिहरी जनपद और राजधानी देहरादून के मसूरी क्षेत्र का है। मसूरी की अगर बात की जाए तो लगभग 2 बजे के करीब मसूरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम होगा और एक जनसभा का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक घोषणा है जो मुख्यमंत्री की, उसको यहाँ पर पूरी करने की तैयारी हो चुकी है और आज उसका विधिवत लोकार्पण हो रहा है। एक बहुत प्रतीक्षित मसूरी को लेकर मल्टी लेवल पार्किंग है जो लंबे समय से निर्माणाधीन थी, आज उसको जनता को सौंपने की तैयारी यहाँ पर की गई है, उसका लोकार्पण होगा। और इसके बाद मसूरी में काफी हद तक जो पार्किंग की एक बड़ी समस्या है वो दूर होने की उम्मीद है, इसको सरकार आज पूरी तरह से जनता को समर्पित करने जा रही है। और इस जी आपकी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार जो यहाँ पर दिक्कतें हैं और जनता की क्या कुछ समस्या है, इसको लेकर सीधा संवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता से करते हुए नजर आएंगे और सीधे जनसभा के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। मसूरी क्षेत्र को लेकर जो तमाम घोषणाएं, जो योजनाएं सरकार के स्तर पर चल रही हैं, उनको जनता को बताने का काम करेंगे। और मसूरी क्षेत्र में आने वाले भविष्य में अगर सरकार दोबारा भाजपा की आती है तो क्या कुछ काम किया जा सकता है, क्या कुछ योजनाएं सौंपी जा सके, तो तमाम पहलू पर जनसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री कहने का काम करेंगे। क्वीन ऑफ वैलीज यानी कि घाटी की रानी से कहा जाता है और यही वजह है कि पर्यटक भी लगातार यहां पर पहुंचते हैं। पर्यटन स्थल के तौर पर निश्चित तौर पर मसूरी डेवलप माना जाता है, लेकिन जो वहां के मूल निवासी है, जो रहवासी है, जिनका व्यापार वहां पर निर्धारित है, जिनकी रोजी रोटी वहां पर उपलब्ध है, उनके लिए क्या ऐसे कोई बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोई कोशिश करे, या फिर एक क्षेत्रीय स्तर पर हम बात करें तो किस तरह के जमीनी मुद्दे यहां पर सामने आ रहे हैं मसूरी में?
बिल्कुल, अगर मसूरी की बात की जाए तो पहाड़ों की रानी मसूरी को जरूर कहा जाता है और वीकेंड्स पर या आम मौसम में भी यहाँ पर काफी भीड़भाड़ पर्यटकों की नजर आती है। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय स्तर पर अगर समस्याओं की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या मसूरी में पेयजल की है, जिसको लेकर आज बड़ी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर होने जा रहा है, जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करें। इसके अलावा दूसरी बड़ी जो समस्या है वो पार्किंग की है। अमूमन देखा यह जाता है कि वीकेंड्स पर या जैसे बर्फबारी का मौसम शुरू होगा तो काफी भीड़ उत्तराखंड का रुख करती है और मसूरी में काफी लंबा चौड़ा जाम भी लगता है। इसके चलते रूट डाइवर्ट होते हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है। तो इसके लिए बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण लंबे समय से मसूरी में हो रहा था, जिसको आज विधिवत सौंपने की तैयारी राज्य सरकार ने की है। इसका लोकार्पण के जरिए कहीं न कहीं जो यातायात है उसे व्यवस्थित करने में तो मदद मिलेगी ही, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है पेयजल की, उसे लेकर भी यहां पर अब उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद जो समस्या है वो दूर हो सकती है। आपसे आगे भी इस खबर पर तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। आज यूकेडी पैदल मार्च निकालेगी। यूकेडी सख्त कानून के लिए प्रदेश भर में पदयात्रा करेगी, जो डोईवाला से गांधी पार्क तक निकाली जाएगी। इसके पहले भू कानून संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राजधानी के गांधी पार्क से कचहरी स्थित शहीद स्थल तक सांस्कृतिक रैली निकाली थी। उन्होंने प्रदेश में भू कानून लागू करने की मांग की है। इस रैली में राज्य आंदोलनकारी मंच, गढ़वाल सभा, देव शक्ति संगठन, युवा शक्ति संगठन सहित कई संगठन रैली शामिल हुई। 20 साल में उत्तराखंड को लूटने के अलावा इन सरकारों ने किया ही क्या है? जो भी सरकारें यहाँ पे आई हैं उसने सिर्फ उत्तराखंड को लूटा है। महिलाओं के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के आंदोलनकारियों के साथ लगातार छलावा किया है। इसीलिए आज मातृशक्ति इस तरह से उजागर होकर यहाँ पे आई है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जो लगातार पलायन हो रहा है पहाड़ों से, लगातार जो पलायन बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ये एक। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी आपको। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। निचले जिलों की बात करें तो कोहरे से जनजीवन प्रभावित होगा। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। तो तस्वीरें खूबसूरत जरूर हैं और कहीं न कहीं परेशानी का सबब भी बनती है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि आज भी शीतलहर जारी रहेगी और आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार है। निचले इलाकों की बात करें तो वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें और कहीं न कहीं मौसम विभाग की इस सावधानी को भी आप ध्येय मानकर चलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।